अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मार्गदर्शन। आज के दिन शराब के पहले घूंट से दूर हूँ। मैं रिवाइवर ग्रुप ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर हूँ। स्पॉन्सर लिया हुआ है। एक ही तत्वों पे आधारित और एक ही सेवाओं में रुचि रखने वाला जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ और उसकी इच्छा से कट रही है दोस्तों। समय के उतार चढ़ाव में कहीं तो भी ऐसे लगता है कि कोई एक आधार स्तंभ है जो इस विचारों की नाव को स्थिर करके रखता है। और उस उच्च शक्ति का एहसास जब जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग्स में आता हूँ, विषयों पे बात करता हूँ, सुनता हूँ, कोई कार्य करता हूँ, तो हर बार वो श्रद्धा को थोड़ी सी खुराक मिल जाती है और फिर से श्रद्धा में एक फूल और पड़ जाता है। तो शुक्रिया दोस्तों आज शाम को इनवाइट करने के लिए मुझे। अनमैनेजेबिलिटी, पावरलेसनेस पे हमने बहुत कुछ सुना दोस्तों। इनफैक्ट आप 12x12 बिग बुक जो भी हम ए का लिटरेचर देखते हैं उसमें बहुत ज्यादा जोर पावरलेसनेस पे दिया है और ये जायज भी है, सही भी है, क्योंकि मेरे जैसा शराबी जब तक इन निर्णयों को नहीं लेता तब तक किसी भी प्रकार का प्रगति होना असंभव है, मुमकिन ही नहीं है। तो अगर ये पार्श्वभूमि पे हम अपने इन दो प्राथमिक तत्वों को देखें जिनसे कि ये जर्नी, ये यात्रा की शुरुआत होती है, तो मैं आपको अपने अनुभव से बताना चाहूंगा कि मेरी समझ में कैसे आया, मैंने क्या ऐसा निर्णय लिया। 12 दिसंबर की बात है, 12 या 11 दिसंबर 1995। मैं एक हॉस्पिटल में एडमिट था, भाटिया जनरल हॉस्पिटल में। रात का वक्त था, खाना वाना खा लिया था। वो एडिक्ट्स का और अल्कोहलिक्स का वहां पे एक वार्ड है और एक रात को 8 बजे के करीब मेरे पास एक वार्ड बॉय के साथ में एक शख्स आया और उसने पूछा, लकी सिंह? मैंने कहा हाँ। और वो बोलता है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हॉस्पिटल में एडमिट था, डिटॉक्स हो रहा था। मैंने कहा हॉस्पिटल का आदमी होगा। वो बैठ गया, मेरे बेड पे ही बैठ गया। मैं ऐसा पालथी मार के ऊपर बैठा हुआ था और उसने अपनी कहानी शुरू की और शुरुआत से लेके आखिरी तक समय बहुत था, लगभग आधा पौना घंटा, आधा घंटे से ज्यादा उसने अपनी स्टोरी शेयर की। मेरी शारीरिक हालत बहुत खराब थी, पस्त था मैं, एकदम थका हुआ था। इतनी बार हार चुका था कि अभी हारने से भी थक गया था मैं, निराश और मायूस। उसकी बातों में दम था, रस था, सच्चाई थी। ये सब भले ही कितना मेरा मन बीमार हो, लेकिन शायद मेरी आत्मा समझ रही थी। मन भटक रहा था इधर उधर, कभी हाथ इधर जाते थे, उधर जाते थे। लेकिन अपनी पूरी कहानी शेयर करने के बाद उसने मुझसे पूछा, क्या आपको शराब से दूर रहना है? तो मैंने कहा, मैं उसी के लिए एडमिट हुआ हूँ, लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, मेरे से होता नहीं है। फिर उसने मुझे ए के बारे में बताया और ये बताया कि कल सुबह इसी हॉस्पिटल में मीटिंग है, आओ कोशिश करके देखते हैं।
तो जाने लगा। फिर थोड़ा दरवाजे के पास पलट के वापस आया और मुझसे कहता है थोड़ा सा हंसते हुए, तुम थोड़ा स्मार्ट सरदार जी लगता है यार। ये सोचने की कोशिश करो कि तुम बनना क्या चाहते थे और हो क्या गया। इतना बोल के चला गया। कह गया कल सुबह मिलेंगे हम। वो आखिरी की बातें मेरे मन में रह गई। तुम बनना क्या चाहते थे और क्या हो गया। जिंदगी में आज से उस दिन से पहले मुझसे किसी ने भी ये नहीं कहा था। हर कोई मुझे मेरी अवस्था बताता था, मेरी गलतियां बताता था और ये बोलता था तो क्या किया है तूने, क्या कर रहा है तू। लेकिन ये तो बिल्कुल ही निरपेक्ष सा सवाल था। क्या बनने चला था और क्या हो गया। मैं चला गया अपने बचपन में। जब से आंख खुली और समझ में आने लगा तो हम 5 भाई बहनों में मैं सबसे छोटा और मेरा एक बड़ा भाई जो 2 बहनों के बाद था, उसके और मेरे बीच में 10 साल का अंतर। पिताजी, माँ, वर्कशॉप के अंदर घर और भाई के साथ घूमना फिरना, साइकिल पे बैठ के जाना, आइसक्रीम खिलाने वाला भाई मेरा, चॉकलेट। और उसी क्षण मुझे याद आने लगे कि हमारे घर में होने वाले झगड़े, भाई के, पिताजी का पीना। और धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, 6, 7, 8, 10 साल, भाई का अल्कोहलिज्म भी बढ़ता गया, मुझे नजर आने लगा। 13 साल की उम्र में मेरा स्कूल छूट गया था। पिताजी ने छुड़वा दिया और बोल दिया मुझे कि तुम अभी वर्कशॉप में काम करोगे। एक घर में हादसा हो गया था और उसके कारण ये रात ही रात निर्णय लिया। मैं 11 नवंबर के बाद स्कूल नहीं गया। 10 नवंबर की बात है। और फिर वो शराब के प्रति नफरत कि इसने हमारी ये अवस्था। तब तक मैं 13 साल का हो चुका था, बहुत कुछ समझ रहा था। घर की परिस्थितियों के कारण मैं एक चिमटा हुआ सा बच्चा बन गया था। डरा हुआ रहता था। ऐसे महसूस होता था कि मैं शरीर से भी कमजोर हूँ। आमतौर पे जब हम सुनते हैं कि ये बीमारी सिर्फ उस व्यक्ति को ही नहीं, उसके परिवार को भी ग्रस्त करती है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पेट में बड़ा भयंकर दर्द होता था 12-13 साल की उम्र में। एकदम कॉलिक पेन होता था और बहुत मुश्किल से ठीक होता था। 13 बरस की उम्र में काम शुरू करने के बाद मैंने कुछ सपने देखने शुरू किए, जो कि आमतौर पर हर बच्चा देखता है, अपने एम्बिशन। तो एक बात तो तय थी, जो हो रहा है वो सब मुझे नहीं करना है और जो नहीं हो रहा है वो सब मुझे करना है। बड़ा बनना है, घर लेना है, फैक्ट्रियां डालनी है, गुरुद्वारे का प्रधान बनना है, वगैरह 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 सारी चीजें, गाड़ी वाड़ी सब। और एक ही माध्यम मेरे पास था कि अभी काम करूं। काम करना जरूरी था, क्योंकि नहीं तो घर नहीं चलता। और जैसे जैसे मैं जमाने को देखता गया और जमाने के साथ व्यवहार में आ गया, मैं अपने आप को कमजोर महसूस करने लगा। और इस हालत में मेरे हाथ में उत्सुकतावश पहला दारू का ग्लास आया। एक बियर मंगाई, आधी पी हम दोनों दोस्तों ने। और उसके बाद जो उसका इफेक्ट हुआ, जो मजा आया, जो ढीलापन,
और जो एक सनसनाती हुई गर्मी की लहर दौड़ी, डरते डरते पी थी मैंने हालांकि, क्योंकि मेरे भाई को लास्ट लास्ट में फिट आने लग गए थे, एपिलेप्सी की फिट्स आती थी और वो ऐसे मछली की तरह तड़पते तड़पते गिर जाता था। मुझे पता था ये शराब पीने, क्योंकि माँ भी यही बोलती थी शराब पीने के कारण इसको ऐसा हो रहा है। बड़ा डर था, नफरत, डर। लेकिन वो पहली मुलाकात के बाद वो डर और नफरत निकल गई और एक और विचार आ गया कि जरूर ये भाई में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है मेरे। खैर, कुछ सालों के बाद भाई एक्सपायर हो गया। 28 बरस की उम्र में उसकी मृत्यु हुई और उस दौरान मेरे पीने की मुलाकातें थोड़ी बढ़ती जा रही थी। पहले 6 महीने में, फिर बाद में 2 महीने में दोस्त जुड़ते गए और मुझे ऐसा लगने लगा कि अपने जीवन को मैनेज करने के लिए ये सारे साधन जरूरी हैं और उस साधनों में धीरे धीरे करके शराब ने श्रेष्ठता बनानी शुरू कर दी। मुझे शरीर बनाने का, बॉडी बिल्डिंग का सभी को शौक होता है बच्चों को, तो मैं जिम विम तो ज्वाइन नहीं कर पाया, गरीब था, तो इसके लिए वर्कशॉप में ही कुछ डंबल बना ले, कुछ दंड बैठक पेल ले, कुछ सूर्य नमस्कार मार ले। अपनी जिंदगी को पूरा करने के लिए, शरीर को पूरा करने के लिए, समाज में यार दोस्तों की कर बात। लेकिन जहां जहां मैंने देखा मैं शराब लगाता था ना, वो काम साला मैनेजेबल हो जाता था। वो पावर मिल जाती थी मुझे, जहां पे मैं अपने आप को अधूरा महसूस करता था, तो फिर पार्टियों में और ज्यादा मजा। फिर व्यायाम करने में अगर आधी बियर पी के करो तो साला 100 नमस्कार मार सकता था मैं, भले अगले दिन हाथ पैर दुखे जो हो। मेरा जिंदगी आसान करने का एक तरीका जब मुझे हासिल हुआ और फिर वो बार बार मेरी जिंदगी में दिखाई देने लग गया। लगभग 18 बरस का होते होते मैं रोज पीने वाला हो गया। हर बार जब भी तकलीफ आती थी मैं मैनेज कर लेता था उसको। और मैनेज करने के लिए सबसे पहला जो वाकया मुझे विचार मिला वो था झूठ बोलना, स्वीकार ही नहीं करना। झूठ बोलने से स्वीकार हुई। झूठ क्यों बोलता था? क्योंकि मैं सिचुएशन को मैनेज करना चाहता था। ना तो मैं बेइज्जती करवाना चाहता था, ना तो मैं शरीर को हानि पहुंचाना चाहता था, ना मैं रिश्ते तोड़ना चाहता था। लेकिन ये विरोध शराब के प्रति जैसे जैसे माँ का बढ़ता गया, वैसा वैसा मेरे मैनेज करने के तरीके अलग अलग होते गए। डाइवर्शन करने लग गया, दुख भरी कहानियां सुनाने लग गया। मेरे दोस्तों ने जब पूछना चालू किया, अरे लकी यार तू बहुत पीता है यार, उस दिन मालूम पड़ा तू सैटरडे नाइट को हंगामा किया तुम लोग मिलके सब लोग। तो सिचुएशन को तो मैनेज करना था ना। तो फिर से जो भी साम दाम दंड भेद लगा सकता था, अपने से छोटे को 4 गालियां देके भगा देना और अपने से बड़े के सामने एकदम चापलूसी होकर के किसी और को दोष देने की और कसम खाने की बात करना, ये मेरी फितरत में शामिल होता गया। और ये सारे गुण जो मैंने उठाए थे वो अपनी जिंदगी को या सिचुएशन को मैनेज करने के लिए उठाए थे, क्योंकि तब तक मेरा विश्वास हो चुका था कि शराब से मिली हुई जो ताकत है, जो मुझे होशियार करती है, जो मुझे सतर्क करती है, जो मुझे सोचने को लगाती है और जो क्या क्या आइडियाज देती है मेरे को, इसके साथ इसका इस्तेमाल करते करते मैं इतनी तरक्की कर जाऊंगा कि अपने सारे सपने पूरे कर लूंगा। नुकसान का ख्याल जो शुरू शुरू में आता था वो अब पता नहीं कहाँ चला गया था। अब जैसे मेरा एक दोस्त बोलता है ना, अब मैं शायद शराब के प्यार में पड़ गया था, इसके लिए मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। मेरा जीवन सुव्यवस्थित करना है तो उसमें शराब का होना जरूरी है, और सिचुएशन अनमैनेजेबल हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो उसको संभालने के लिए जुगाड़ लगाना जरूरी है।
मेरी शादी कर दी गई और वो शादी के बाद भी मेरी शराब बंद नहीं हुई, रुकी भी नहीं। रुकी थी थोड़ी 15 दिन के लिए, लेकिन फिर से पहले जैसी शुरू हुई। लगभग 23 वर्ष की उम्र के बाद में शारीरिक और मानसिक आर्थिक समस्याएं अब बढ़ के आने लगी। अब वो धीरे धीरे अनमैनेजेबल होने लग गई। तो मैं चोरियां करने लगा पैसे की। कस्टमर के पास से वर्कशॉप थी मेरी, मैं ग्रिल रोलिंग शटर जो काम करता था, फिर उनको थूक लगाने लगा, मेजरमेंट बढ़ा चढ़ा के लेने लगा, सप्लायर का पैसा ये मैनेज करने लगा, अपनी शराब की खुराक को, अपनी इज्जत को, सच्चाई झुटलाने लगा मैं। और कई बार वो निकल के बाहर आ जाती थी। बड़ा बुरा, उस दिन वो बड़ा एपिसोड हो जाता था, हादसा हो जाता था। मेरा एक समीकरण बन गया था कि थोड़ी शराब थोड़ा मजा, ज्यादा शराब तो ज्यादा मजा। और उसको जस्टिफाई करने के लिए लाख डायलॉग याद हो गए थे, अपने आप ही याद हो जाते। मर्द लोग खंबा पीता है, हम सरदार जी लोग छोटा मोटा पैग वैग में पीता नहीं, पता नहीं क्या बेतुकी बातें। लेकिन इन सभी चीजों से मेरा मन भरा ही रहता था हमेशा। शराबी अक्सर हाजिर जवाब होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो हर सिचुएशन को मैनेज करना चाहता है। कहीं अंदर से उसको ये पता लग चुका होता है कि साला ये गड़बड़ होती जा रही है, जैसा मैं ओरिजिनली सोच रहा था वैसा होता नहीं है। और फिर मैं प्लान बदलने लग पड़ता हूँ। प्लान बदलते बदलते मेरी अवस्था ऐसी आ गई कि 1995 तक आते आते मैं लगभग एक फैक्ट्री जो मैंने पार्टनरशिप में पंजाब में डाली थी, वो मुझे छोड़ के आनी पड़ी। और उसका कारण था शराब। और सिचुएशन को मैनेज करने के लिए मैंने उल्टा मेरे पार्टनर्स पे गाली गलौज चालू कर दिया, बहुत दंगा फसाद कर लिया। वहां पे निकल आया। शारीरिक तौर पे मैं थकता जा रहा था। बीपी का पेशेंट हो चुका था मैं 27 वर्ष की उम्र से ही। घर में माँ और बीबी, एक बच्ची हो गई थी, और किसी भी प्रकार का मेरा कोई कंट्रीब्यूशन बचा नहीं था। वो आखिरी के 3 साल मैं इतनी पी रहा था कि बस जब ही होश आता था तो फिर पी लेता था। और ये सब देखते देखते, सोचते सोचते कि मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, मेरी नजर मेरे केस पेपर पे पड़ी और उस पे लिखा था मेरा नाम लकी सिंह, और नीचे लिखा था क्रॉनिक अल्कोहलिक, डॉक्टर जूलियट नाथवानी, मुंबई की जानी मानी साइकियाट्रिस्ट है। इतना तो मुझे समझ थी कि जुना बेवड़ा, मैं पुराना शराबी हो गया हूँ। और मेरे मन में विचार आया, यार अपनी तो उम्र भी पुरानी नहीं हुई, और एक प्रख्यात साइकियाट्रिस्ट लिखता है कि तू पुराना शराबी, क्रॉनिक अल्कोहलिक हो गया। जड़ों में घुस गई है तेरी शराब। और मैंने उस रात जो अनमैनेजेबिलिटी महसूस की, लोग इसको बोलते हैं कि मैंने पावरलेसनेस मैंने महसूस की। लेकिन मैंने देखा मेरे से तो कुछ भी संभल नहीं रहा यार। मैं करना क्या चाहता था हो क्या गया। ना तो पत्नी मुझे हॉस्पिटल में मिलने आई है, माँ मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करा के चली गई, क्योंकि भाटिया हॉस्पिटल के पास ही केईएम हॉस्पिटल है जहाँ मेरा बड़ा भाई एक्सपायर हुआ था। मेरे दोस्त कोई नहीं है मेरे पास। मेरा शरीर ऐसा हो चुका है कि पी के भी जिया नहीं जा रहा है, और बिना पिए तो जीना संभव ही नहीं है। और फिर मैं रोया। इतना असहनीय हो गया जीवन मेरा मेरे लिए कि मुझे लगा ये जीने के लायक ही नहीं है। कैसे ना कैसे करके खत्म कर दूं उसको, बस एक सपने की तरह ये जीवन खत्म हो जाए और शायद अगला जन्म मिल जाए। अलग अलग विचारों में रोते रोते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई।
अगले दिन सुबह अल्कोहलिक्स अनोनिमस की पहली मीटिंग मैंने उसी अस्पताल के बेसमेंट में की। अजनबी लोग, अनजाने चेहरे। वार्ड बॉय ले जाके मुझे पहली कुर्सी पे बिठा दिया और मुंह खोले हुए देखने लगा। आज भी पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन इतना पता है, एक लेडी मीटिंग चला रही थी। 40-50 लोग में से कुछ लोग आके अपने आप को शराबी कह के अपनी कहानी कहते जा रहे थे। अच्छे भले दिख रहे थे लोग और इनकी कहानियां भयंकर थी। कईयों की तो मेरे से भी ज्यादा भयंकर। पता नहीं मुझे क्या हुआ, जो मैंने महसूस किया जब मीटिंग खत्म हुई, एक शांति महसूस की, एक स्थिरता महसूस की। मेरे अंदर से आवाज आई, दोस्तों, लकी इधर नहीं तो किधर नहीं, अभी चीटिंग मत करना, अभी आ गया तू, ठिकाने पे आ गया बस। क्योंकि मुझे वहां पे ये महसूस हुआ कि संभल सकता है तू। सारी रात मैं यही सोच सोच के रोता रहा, मैं संभालूं कैसे यार, शरीर को ठीक करूं कि बिजनेस को ठीक करूं, क्या ठीक करूं मैं। सब कुछ संभालने के परे हो गया है। और जिसके ऊपर सबसे बड़ी श्रद्धा थी, मेरी शराब, वो भी पहले की तरह काम नहीं कर रही थी। मुझे ए में तो मेरी असहनीयता लाई, दोस्तों। मुझे तभी पता नहीं था कि भाई मैं शक्तिहीन हो गया हूँ। मुझे इतना पता था कि मेरी जिंदगी कोई संभाल लो यार, नहीं तो ये गई, मैं गया, बस बचा लो मुझे। कभी कभी मुझे लगता है कि अनमैनेजेबिलिटी का ट्रांसलेशन हमने अस्त व्यस्तता में किया है ना। मैंने अभी कुछ टाइम पहले गूगल में डाल के देखा, उसमें लिखा हुआ आया कि अनमैनेजेबिलिटी असहनीय है। बहुत से ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स जो गंभीरता की तरफ इशारा करते हैं। तो अस्त व्यस्तता ये एक जनरल वर्ड है, दोस्तों। क्यों? क्योंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस के तत्वों के हिसाब से हम ज्यादा किसी चीज में गंभीरता से नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम हाई बॉटम केस भी है, लो बॉटम केस भी है। अस्त व्यस्तता जितनी हमको शब्द में सामान्यता या नॉर्मल सी दिखती है, उतना ये विषय है नहीं। जिस पावर के सहारे मैं अपना जीवन मैनेज करने की कोशिश कर रहा था, वही पावर ने मुझे अनमैनेजेबल कर दिया था। और वो पावर को जो मैं कंट्रोल करता था शुरू में, अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेता था उस पावर के जरिए। किसी से झगड़ा करना है और वो अपना है, तो 4 पैग मार के दे आओ बिंदास गालियां, अगले दिन बोल देंगे पी लिया था यार। बड़े से बड़े डर को बुलाना हो, कोई गलती छुपानी हो, कोई चीज हासिल करनी हो, ब्राइबरी करप्शन के हिसाब से। मैं वर्कशॉप वाला हूँ तो दोस्तों बहुत चीजें की है। बस दारू पिला दो लोगों को तो दरवाजे खुल जाते हैं यार। बहुत सारे अनुभव है मेरे। तो ऐसे नहीं कि ये ताकत ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। इसने शुरुआत में जो कुछ किया, एक ऊर्जा की तरह बनते हुए, लेकिन बाद में जब मैं इसी के वश में हो गया, जब मैं कठपुतली बन गया, जब मैं बीमार हो गया, तो मुझे समझ में ही नहीं आया। मेरे मन में तो वही सारी चीजें, वही समीकरण, वही आइडियाज, वही चीजों को मैनेज करने के नजरिए, लेकिन सच्चाई कुछ और होती जा रही थी। सच्चाई तो विकृत होती जा रही थी, भयंकर होती जा रही थी, लेकिन मुझे रजिस्टर नहीं हो रही थी, जो कि उस रात हुई। उस रात हुई और उस रात मैं टूटा। वो शायद घमंड के कवच में
कहीं से एक छोटी सी दरार दे गया वो व्यक्ति जिसने अपनी कहानी बताई थी और जिसने मुझसे ये विचार करने को कहा था। और वो पड़ी हुई दरार में मन खुला हो गया और फिर मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया दोस्तों। फिर मैं थाना आ गया, यहाँ पे मीटिंग्स ढेर सारी, पास पास में 2-2 किलोमीटर पे, 1-1 किलोमीटर पे ग्रुप, थाना, मुलुंड, बांडो। और फिर शेयरिंग्स के माध्यम से मुझे ये समझ में आने लग गया कि मेरा जीवन का अनमैनेजेबिलिटी, जो भी असहनीयता है, इसका ताल्लुक मेरे जिंदगी से, मेरे विचारों से और मेरी बीमारी के साथ में है। क्योंकि मैंने ये भी सुना उस दौरान कि ये जो पहले कदम की बीमारी हमको डॉक्टर सिल्कवर्थ ने दी, भले ही सरेंडर का कॉन्सेप्ट हमको ऑक्सफोर्ड ग्रुप से मिला हो, लेकिन बिल कहता है इसके अंदर एक टॉक में, इसी टॉपिक के बारे में बात करते हुए, 1968 के दौरान की बात है। और वो कहता है कि डॉक्टर सिल्कवर्थ ने उनको जब ये बीमारी बताई थी ना, जो कि डॉक्टर्स ओपिनियन के बिग बुक में भी लिखी है, ऐसा मानसिक आकर्षण जो आपको आपके इच्छा के विरुद्ध पीने को मजबूर कर देता है, यहाँ तक कि पूरी तरह विनाश होने तक भी। और एक शारीरिक एलर्जी जो इस बात की गारंटी देती है कि पागलपन और मृत्यु तो तय है अगर तूने पिया। आज अगर मैं इस नजरिए से अनमैनेजेबिलिटी को देखूं कि मैं शराब मैनेज नहीं कर सकता हूं, मेरी बॉडी मैनेज नहीं कर पा रही है, वो एलर्जिक हो गई है। आमतौर पे अनमैनेजेबिलिटी को हम बहुत सारे दायरों में देखते थे, लेकिन आज के दिन अगर मैं इस बात पे फोकस करूं कि अगर मेरे शरीर में एलर्जी नहीं होती, मेरी बॉडी उन 98 या 90% की तरह होती, तो क्या मैं पावरलेस होता क्या? एक सामान्य पीने वाले में, प्लांट ड्रिंकर में, और हम अल्कोहलिक्स में, ऐसा मैंने सुना है और ऐसा कहा जाता है कि अगर ये एलर्जी का डेवलपमेंट नहीं हुआ होता ना, वो जो कभी ना बुझने वाली प्यास लगती है, तो शायद हम इस 10% में नहीं आते। हम आए ही इसमें कि मेरी बॉडी अल्कोहल को मैनेज नहीं कर पाई, वो एलर्जिक हो गई। तो क्या एक सिंपल सी बात को अगर मैं इस अनमैनेजेबिलिटी को, फिजिकल अनमैनेजेबिलिटी अगेंस्ट अल्कोहल, कैनॉट मैनेज, कैनॉट टॉलरेट, एडवर्स रिएक्शन, इस दृष्टिकोण से देखूं तो समझ में आता है क्या? हाँ दोस्तों, शुरुआती दौर में मैं शुक्रगुजार हूं मेरे इनिशियल स्पॉन्सर का, जिसने मुझे ये बताया, समझाते हुए बताया की लकी बाकीच्या गोष्टी सोड, क्योंकि ए में नए आने पर बहुत सारी शेयरिंग्स में बहुत सारे लोग अलग अलग मन की अवस्था में होते हैं, लेकिन कोई तो मुझे शुरुआत दिखाने वाला चाहिए ना। और मेरे इनिशियल स्पॉन्सर ने शुरुआत बताई थी। वाई वी बिकेम पावरलेस? बिकॉज आवर बॉडी कुड नॉट मैनेज अल्कोहल, इट बिकेम एलर्जिक, और द क्रेविंग डेवलप। अब तो कुछ भी कर ले, यू कैन नॉट ड्रिंक इन कंट्रोल। और वो मेरा स्पॉन्सर ऐसे में था कि तेरे को पीना है तो लकी यू कैन गो एंड ट्राई, कुछ नहीं है, 2-4 पैक पीने में, 2-4 दिन पीने में मरेगा नहीं तू, डोंट वरी। लेकिन तेरे को समझना पड़ेगा, तेरे को समझना पड़ेगा, कैन यू मैनेज? तूने हर बार सोचा है कि आई एम गोइंग टू मैनेज, बट सी हुआ क्या? हुआ ये
कि मैं बाकी चीजों को छोड़ता गया। शक्तिहीनता, वो असहनीयता, वो असहायता मैंने अपने आंखों से देखी है, लेकिन कभी रजिस्टर नहीं किया, डाइवर्ट कर दिया ना। मैंने महसूस किया है कई बार जिंदगी में ऐसे मौके आए जहां पे मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मैंने किया, लेकिन विवशता पूर्वक किया। मुझे एक छोटा सा किस्सा याद है जहां से शुरुआत हुई थी, जहां पे एक ताकत बड़ी होती गई थी और उसने एक दूसरी ताकत को निकाल दिया था, कम कर दिया था। टीनेजर था, एक ब्रूसली की पिक्चर आई थी, देख करके उसने वहां पे एक टी शर्ट पहनी थी, वो लेने का ख्याल आया। गरीबी थी तो पैसे जमा करने पड़े। कुछ हफ्तों के बाद पैसे जमा हो गए तो संडे के दिन शाम को साइकिल मार के मैं चला थाना मार्केट, वहां से वो टी शर्ट लेगा। और रास्ते में मुझे मेरा एक दोस्त मिल गया। किधर जा रहा है लकी? अरे टी शर्ट लेने को जा रहा है। क्या कौन सा? अरे मैं बोला वो ब्रूसली टाइप ने पहना था ना, वो देखा मैं थाना मार्केट में मिलता है। वो थोड़ा सा मेरी उम्र में बड़ा था और पीने वाला था। वो हंसा मेरे पे, क्या साला पागल सरदार है बोलता है, टी शर्ट पहन के ब्रूसली बनता है क्या? अब वो एक टीनेजर के अट्रैक्शन, अच्छा लगने के लिए। और जब ये मन में जब तक विचार आया नहीं तब तक ठीक था, ये मिला तो मन में विचार आया और अगले 10-15 मिनटों में हम दोनों आदमी बियर पीने को चले गए। छुप के पीनी पड़ती थी। एक तरफ टी शर्ट का आकर्षण, बड़े दिनों से उनके विचार, लेकिन शराब का विचार आते ही वो विचार निकल गया दोस्तों। अपने आप पे ही हंसने लगा, अरे क्या पागल के जैसा टी शर्ट पहनता है, ये करता है, इसलिए मैं भी सरदार हूँ। और बोल के मैंने पिया। इधर से जो हथबलता शुरू हुई, मुझे याद आता है मेरे पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट थे, ओवरवेट थे, जनरल हॉस्पिटल में एडमिट थे। 3 दिन माँ जाके उनके पास रात में रुकती थी क्योंकि वो कोमा में चले गए थे। मैं दिन में चक्कर मार के आता था और चौथे दिन मेरे अंदर का वो बच्चा जाग गया जो अपने पिता के लिए कुछ करना चाहता है। तब तक तो मैं सब मैनेज ही कर रहा था ना। और मैं बोला मम्मी आज मैं जाएगा, और मैं चला गया उधर हॉस्पिटल में सोने के लिए। शाम को जाके देखा तो सब ठीक ठाक था। बोला यार सब नॉर्मल है, इधर कुछ नहीं है। और फिर मेरा मन जो कि बीमार है, जो कि विवश है, पहले ये विचार बाहर से आते थे, अब बीमार होने के बाद अंदर से ही आने लगे हैं। और छोटा सा कोई ट्रिगर होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में स्पिरिट का बास तो आएगा ही ना। वो 10-15 मिनट वार्ड के बाद बैठने के बाद में मुझे ऐसे लगने लगा कि ऐसा स्पिरिट का बास बहुत भयंकर है यार। और लगभग 15-20 मिनट, आधे घंटे की कश्मकश के बाद मैं 1-2 पैक पीने के लिए निकला। और क्यों निकला? ताकि यार ये जो स्मेल भी ला रही है ना, रात को इधर ही सोना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और ये बाहर बेंच पे सोना पड़ेगा तो मच्छर वच्छर सब कुछ। मैं पीने को निकला और 2 पैक पी के आया। वो टाइम पे हमारे पास ऐसा सिस्टम था कि एक क्वार्टर ले लो और उसमें से आधी पी के वो वेटर को दे दो, आधी तुम्हारे लिए रख देता था। क्वार्टर ही लिया। और जब मैंने एक बार पी लिया तब मेरी विवशता की शुरुआत हो गई। और फिर आधे पौने घंटे के बाद पेट में गई हुई शराब बैठने दे नहीं रही थी। पिताजी को कितनी बार देख के आएगा? 2 बार देखा, 3 बार देखा, तो भी वो कोमा में पड़े हुए सोए हुए हैं, उनको मशीन लगी हुई है बस। और फिर पीने चला गया। जैसे कि हम विवेक शून्य हो जाते हैं और पीते पीते ये प्लान बनाने लगा कि अभी पिताजी को कहाँ शिफ्ट करना है, क्या करूं, कौन से डॉक्टर को लाऊं, कैसा किया जाए, चलो कल करते हैं।
ये वगैरह वगैरह की अवस्था में मैं जितना पीना था पिया, हॉस्पिटल में आया, बाहर सो गया और आउट हो गया मैं। सुबह 6 बजे के करीब मेरे को वार्ड बॉय ने उठाया, बोला उठो उठो तुम्हारा पिताजी गिर गया। मेरे होश उड़ गए, हाथ पांव ढीले पड़ गए, भागा भागा गया तो देखा पिताजी बेड से नीचे थे। कैसे कसके करके 4-5 आदमियों ने उठाया, डॉक्टर आया, तब तक वो बोलता है इज नो मोर। ऐसे महसूस हुआ मुझे कि मैंने धरती फट जाए और मैं घुस जाऊं उसमें, ये क्या हो गया। मैं तो रखवाली के लिए आया था। होश आया होगा उनको, कुछ तो हुआ होगा। बहुत खफा हुआ, अपने आप से मार देना चाहता था मैं। अलग अलग भावनाओं से गुजरा, इतना विवश हुआ कि दूसरे दिन फिर मुझे पीनी ही पड़ी, और पीने के बाद फूट फूट के रोया। ये अक्सर हमने अपने अनुभवों से देखा है दोस्तों। विवशता इतनी कि सामान्य भावनाएं भी मैं व्यक्त नहीं कर पाता हूँ। मुझे रोना है तो पावर लगेगी, मुझे हंसना है तो पावर लगेगी, मुझे दुखी होना है तो पावर लगेगी, मुझे सोचना है तो पावर लगेगी। और ये सारी पावर इतनी महान हो चुकी है कि इसके बगैर सामान्य भावनाएं भी व्यक्त नहीं कर पाता हूँ मैं। विचारें मैनेज ही नहीं कर पाता हूँ, कोई एक विचार को मैं टिका ही नहीं पाता हूँ मन में। मुझे ए में आने के बाद पता चला कि ये पीने या नहीं पीने का निर्णय अब मेरे वश में रहा ही नहीं है। जबकि एक बीमार मन हमेशा इस निर्णय को टालता है, टालने की कोशिश करता है, और हम अक्सर टालते हैं। कल कर देंगे, यहाँ से कर देंगे, वहां से कर देंगे, अभी इतना नहीं हुआ, कम पिएंगे, ब्रांड बदली करेंगे। ये सारी छटपटाहट उस मजे को मैनेज करने के लिए होती है, लेकिन वो मैनेज के परे हो गया है। अभी नहीं मैनेज हो सकता वो। और मैं हर बार की कोशिश वही करता हूँ। एक नया एपिसोड होता है, एक नया हादसा होता है, मैं तो जख्मी होता ही हूँ, मेरे परिवार को बहुत जख्मी करता हूँ। खूना खून हो जाते हैं। और ये खून मैं शारीरिक बात नहीं करता हूँ, उम्मीदों का, सपनों का, आशाओं का ऐसा खून हो जाता है कि जैसे पुतले बन के परिवार घूमता है कि अब ये करेगा क्या। दिखता मुझे भी है, लेकिन विवशता इतनी कि विवेक शून्य शून्य में चला जाता हूँ। पता नहीं क्या क्या हथकंडे अपनाता हूँ दोस्तों। शायद मेरे जैसा शराबी इंसान कहलाने लायक ही नहीं रह जाता है। डुबो देना चाहता हूँ अपने गम को, लेकिन वो भी डूबते नहीं, एक समा आ जाता है ऐसा। हम जब इस रास्ते पे चलते हैं और इस ढलान पे कोई 10 फीट गिरा होता है, तो कोई इस बॉटमलेस पिट में 100 फुट गिरा होता है दोस्तों। लेकिन मैंने अपनी एक ही मीटिंग्स में यही समझा और यही समझ में आया मुझे कि ये मेरा निर्णय कभी था ही नहीं भाई, कभी था ही नहीं। मैंने जोड़ के देखा, थोड़े पैसे आ जाए, थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए, थोड़े रिलेशन बन जाए, लेकिन सब ये मन के खेल थे मेरे। मुझे जो मेरे बारे में सच्चाई पता चली वो इतनी कटु सच्चाई थी, जो कि मैंने आपको बताई अभी। वी आर कंडेम टू ड्रिंक एंड डाई। मैं श्रापित हो चुका हूँ पी पी के मरने के लिए। नहीं मैनेज हो पाएगा ड्रिंक्स, क्योंकि पावरलेस हूं ना, विवश हो गया हूं। मुझे समझना पड़ेगा और ये निर्णय लेना पड़ेगा। मुझे ये भी सुनने को आया कि ये कोई विचार नहीं है, ये कोई भावना नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, जैसे गुस्से की फीलिंग हो जाती है यार,
दुख की फीलिंग आ जाती है। पावरलेसनेस इज नॉट अ फीलिंग, इट्स अ डिसीजन। ये निर्णय है, और निर्णय लेने के लिए तेरे पास हमने टूल्स रख दिए हैं, और वो सारे के सारे टूल्स तेरे अनुभव में दर्ज है। बाहर से सुनी हुई शेयरिंग तुझे अंदर झांकने को प्रेरणा करेगी। और मेरा इनिशियल स्पॉन्सर हमेशा कहता था, और वो ये बोलता था कि जिस किसी प्रिंसिपल के साथ अगर तुम अपने अनुभव जोड़ लोगे ना, वो तुम्हारा हो जाएगा। और उसने मुझे मेरा डिजीज लिखने को लगाया था। बोलता कितनी बार ऑब्सेशन आया, लिख। और मैं लिखते गया कि वो ऑब्सेशन, और उसके टाइम पे मैंने करना क्या चाहिए था और क्या कर रहा था मैं, कैसे कैसे मैं विवश होता गया। मैंने ढेर सारा लिखा दोस्तों, 4 स्टेप तो बहुत बाद में लिखी। फिर उसने मेरे को कहा तेरे एलर्जी के एग्जाम्पल लिख तेरे। और मुझे धीरे धीरे करके याद आने लगे कि पूजा में जाना था तो नहीं पीनी थी, मेरे को पहला बच्चा होने वाला था तो कम पीनी थी, मेरे पिता, असंख्य अनुभव मुझे धीरे 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 करके दिखाई देने लगे। और मैं उनको लिखता गया कि मैं नहीं पीना चाहता था, मैं नहीं पी के गुरुद्वारे जाना चाहता था, बट मेरा वो ऑब्सेशन था। मैं थोड़ी पी के उस पार्टी में रुक जाना चाहता था, लेकिन मेरी क्रेविंग थी। उसने मुझे इतना पी के मेरे ही पार्टनर को गाली देने को लगाया कि मेरे को 5 साल की मेहनत की हुई कंपनी छोड़नी पड़ी। मुझे बेइज्जती महसूस करनी पड़ी। मुझे अपने उस रिश्तेदार के घर पे जाने के बाद में उसने इंपोर्टेड बोतल मेरे लिए लेके आया था, उसमें से 2 पैग पीने के बाद में मेरी एलर्जी शुरुआत हो गई, और वो बोतल खत्म करके नई बोतल पीने को चला गया। और उसी विदेश से आए हुए रिश्तेदार के सामने उल्टियां करता हुआ रिक्शे में बिठा के मेरी बीवी लेके आई मुझे। बिजनेसमैन बोल के मैं गया था थाना से। और फिर मुझे याद आ गया, वो क्या बनना चाहता था और क्या हो गया दोस्त, क्या हो गया। मेरे अपने बारे के विचार और मेरी सच्चाई, अनुभवों से ही विवशता दिखी दोस्तों। और ये अपने अनुभवों से ही दिखेगी। बाहर से तो प्रेरणा मिलेगी, लेकिन झांकना तो पड़ेगा। ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस और विलिंगनेस के ये 3 नजरिए या टूल्स जिसको कहते हैं, वो मुझे पकड़ा दिए थे ये ने। और मेरे स्पॉन्सर ने भी कह दिया था, अपने अनुभवों में खोज, सब कुछ मिलेगा। हम डिफाइंस और डिनायल के पुराने खिलाड़ी बन चुके हैं। हम सिचुएशंस को मैनेज करते करते इतने अनमैनेजेबल हो गए कि हमको पता ही नहीं है कि हम कौन किसको मैनेज कर रहा है, कौन किसको मैनेज कर रहा है, पता ही नहीं है। विचार करने वाली चीज है दोस्तों, गहराई वाली चीज है। बिल कहता है ये स्टेप हम लोग पावरलेसनेस, एडमिशन ऑफ डिफीट 100% कर सकते हैं, कर सकते हैं। यही मेरा फाउंडेशन स्टोन बनना है, क्योंकि नम्रता लगनी है। और नम्रता आती है दोस्तों अपने आप ही, जब अपने झूठ के औडंबर को मैं झूठ कहना शुरू कर देता हूँ, अपने अहम को तोड़ना शुरू कर देता हूँ, तो नम्रता का जन्म होता है। बाहर के लोग जब तोड़ते हैं तो अपमान होता है, और उस अपमान से खुन्नस का जन्म होता है। मुझे मेरे दोस्तों ने उस नम्रता का तरीका बताया। शेयरिंग सुनते सुनते तुलना मत कर, ये देख कि ऐसे मौके पे तूने क्या किया था, और महसूस कर वो विवशता को, तब वो तेरी अपनी हो जाएगी। तो वो निर्णय तेरा रोज लेते 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 निर्णय तेरा धीरे धीरे करके गहराई तक जाएगा। ले जाना पड़ेगा गहराई में, क्यों? क्योंकि ये मेरा फाउंडेशन स्टोन है। अगर मैंने ऊपर ऊपर पे फाउंडेशन रख दिया और नीचे की मिट्टी कच्ची रह गई, तो मेरा वो रेत के महल की तरह एक दिन सब कुछ ढह जाएगा। मेरे पास कितनी भी अक्कल होशियारी बाद में आ जाए,
उसने मेरी ये विवशता दूर नहीं करनी है, ये शक्तिहीनता दूर नहीं करनी है। रिकवरी में भी कई मौके आए दोस्तों, और ये सारी बातें मेरे कान में गूंजती रही। चौथे साल की रिकवरी में गोवा के एक प्रोजेक्ट के लिए मेरा जाना हुआ, और वो टाइम के ऊपर एक 5 स्टार में मैं रुका, और वहां पे पूल और नीचे अंग्रेजी म्यूजिक और वो कम कपड़ों में लड़कियां, और मेरे मन के अंदर से आवाज आई लगी, क्या मौसम है यार, देख क्या नजारा है। बहकावे में आने वाला था, लेकिन कहीं से आत्मा जागृत हो चुकी थी दोस्तों, और धीरे से एक आवाज आई, साले बेवड़ा है रे तू, देख भी मत इसकी तरफ, खाना खा और चलते हैं, चल। रोज निर्णय लेना पड़ेगा मुझे, रोज निर्णय लेना पड़ेगा। ये विवशता जाननी पड़ेगी, और जैसे जैसे मैं और लोगों को सुनता जाऊंगा, वो अपनी विवशता कथन करते हैं, लेकिन मैं अपनी विवशता जानता हूं, मैं अपनी शक्तिहीनता पहचानने लग पाता हूं। ये कनेक्शन है दोस्तों इम्पोर्टेंट, बड़ा इम्पोर्टेंट कनेक्शन है। और ये फाउंडेशन जब गहराई में चला जाता है, तो उतनी नम्रता आ जाती है कि मैं दूसरे कदम की तरफ चलूं। दोस्तों, अलग अलग अनुभवों से ये विषय में बहुत विस्तार हो सकता है, लेकिन मैं एक बात अपने अनुभव से कहना चाहता हूं, आपके अनुभव जब इन विषयों पे आप खुद लगाएंगे ना, तो ये कायम स्वरूप आपके हो जाएंगे, फिर वो 100% की तरफ आप चलने लग पड़ेंगे। मैं ये भी जानता हूं कि इन विषयों पे, पावरलेसनेस पे तो नहीं, शायद अस्त व्यस्तता पे, शायद उस असहनीयता पे कुछ आपके मन में सवाल भी होंगे। हमारे पास थोड़ा एक 15-20 मिनट का वक्त बचता है, या कोई मेरा दोस्त कुछ और उसमें जोड़ना चाहेगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं अपनी शेयरिंग को यहीं रुकाता हूँ। थैंक यू सो मच।